हेलो दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट नाम सुनते ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है ना? डोंट वरी, आज इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। इस पूरी चर्चा में हम इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग मौकों को समझेंगे, बिल्कुल एक क्लास की तरह, स्टेप बाय स्टेप। बस अगले कुछ मिनट्स में आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के सारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट की ABCD से। फिर इसके दो सबसे बड़े खिलाड़ियों इक्विटी और डेट को समझेंगे। उसके बाद हम रियल एसेट्स जैसे सोना और जमीन पर नजर डालेंगे। फिर थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर कुछ और ऑप्शंस देखेंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है कि आखिर शुरुआत कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इन्वेस्टमेंट की ABCD। यहाँ हम सरमायाकारी की जो बिल्कुल बुनियादी बातें हैं उनको समझेंगे। सोच लीजिए कि ये आगे की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नींव का काम करेगी। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये इन्वेस्टमेंट है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप आज अपना पैसा कहीं लगा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में उससे ज्यादा पैसा आपको वापस मिलेगा। सिंपल, एकदम सीधा सौदा है। आज के कैश के बदले फ्यूचर में थोड़ा और कैश पाने का वादा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट्स को कई तरीकों से बांटा जा सकता है। कुछ फाइनेंशियल होते हैं जैसे कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स, जिनके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ नॉन फाइनेंशियल यानी रियल एसेट्स जैसे सोना या जमीन, जिन्हें आप छू सकते हैं। इनके अलावा भी डेट वर्सेस इक्विटी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट जैसे क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वालों पर। और अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के दो सबसे बड़े, सबसे मेन खिलाड़ियों पर, इक्विटी और डेट। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या और इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। इक्विटी शेयर्स का मतलब है किसी कंपनी में हिस्सेदारी यानी ओनरशिप। मान लीजिए कि कंपनी एक बड़ा सा पिज्जा है, तो इक्विटी शेयर खरीदना उस पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने जैसा है। अब अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको अपने पिज्जा स्लाइस के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। और हाँ, कंपनी के बड़े फैसलों में आपकी भी सुनी जाती है, यानी वोटिंग का हक भी मिलता है। अब इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। इक्विटी के भी अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स। इनको डिविडेंड इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलता है, इसीलिए नाम है प्रेफरेंस। या फिर होते हैं DVRs यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। इनका वोटिंग पावर थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स के DVRs में वोटिंग राइट्स 1/10 हैं, पर डिविडेंड 5% ज्यादा मिलता है, तो ये एक ट्रेड ऑफ है। चलिए अब डेट पर आते हैं। डेट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब बहुत सीधा सा है। ये किसी कंपनी या सरकार को उधार देना है। इसके बदले में वो एक फिक्स समय तक एक फिक्स रेट पर ब्याज यानी इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं। याद रखिए, यहाँ आप मालिक नहीं बन रहे, आप बस उधार दे रहे हैं। और ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, इक्विटी का मतलब है ओनरशिप, इसमें रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न की संभावना भी ज्यादा। और डेट का मतलब है लोन, जिसमें रिस्क कम है और रिटर्न भी आमतौर पर फिक्स होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपनी बंद होती है तो पहले पैसा डेट होल्डर्स को वापस मिलता है। इक्विटी वालों का नंबर सबसे आखिर में आता है। अब डेट में भी दो प्रकार हैं। एक, आप सरकार को उधार दे सकते हैं, जिन्हें G-Secs कहते हैं। यहाँ डिफॉल्ट का रिस्क ना के बराबर होता है, इसीलिए इसे रिस्क फ्री माना जाता है। दूसरा, आप किसी कंपनी को उधार दे सकते हैं। यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए उस एक्स्ट्रा रिस्क के लिए कंपनी आपको क्रेडिट स्प्रेड या रिस्क प्रीमियम के रूप में थोड़ा ज्यादा ब्याज देती है। तो सवाल है कि कॉर्पोरेट डेट में रिस्क नापते कैसे हैं? इसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। ये टेबल दिखाती है कि कैसे बॉन्ड्स को उनकी सेफ्टी के हिसाब से रेट किया जाता है। ये बिल्कुल स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा है। AAA मतलब सबसे सुरक्षित, क्लास का टॉपर, और D का मतलब है कि कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है या करने वाली है। तो इस रेटिंग सिस्टम में सबसे जरूरी बात है ये BBB रेटिंग की डिवाइडिंग लाइन। इससे ऊपर के जो भी बॉन्ड्स हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं, यानी ये ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। और इससे नीचे वाले हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स कहलाते हैं। इनमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब तक हमने फाइनेंशियल या पेपर एसेट्स की बात की। चलिए अब उन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, यानी रियल एसेट्स जैसे सोना और जमीन। कमोडिटीज भी दो तरह की होती हैं। सॉफ्ट कमोडिटीज जो उगाई जाती हैं जैसे गेहूं और मक्का, और हार्ड कमोडिटीज जिन्हें माइन किया जाता है जैसे सोना, चांदी और तेल। सोने को अक्सर एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाह माना जाता है, खासकर जब मार्केट में उतार चढ़ाव हो।
इनकी एक खास बात यह है कि इनमें रिटर्न सिर्फ कीमत बढ़ने से मिलता है, कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। फिर आता है रियल एस्टेट। ये एक बहुत ही बड़ा और पॉपुलर एसेट क्लास है। इसमें जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, या तो इस उम्मीद में कि कीमत बढ़ेगी या फिर रेंट से रेगुलर इनकम के लिए। ये आमतौर पर एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। अब छोटी रकम से शुरुआत करने के लिए रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक अच्छा जरिया है। ओके, अब हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं और जिनको मार्केट की थोड़ी गहरी समझ है। तो क्या कहते हैं, थोड़ा और डीप डाइव करें? चलिए देखते हैं कि इस एडवांस लेवल पर और क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एडवांस ऑप्शंस में पहले आते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल टेलर मेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज। ये ऐसी कंपनीज के शेयर्स या डेट होते हैं जो बैंक्रप्सी के करीब हैं। यहाँ रिस्क और पोटेंशियल रिवॉर्ड दोनों आसमान छू रहे होते हैं। और आखिर में आर्ट या कलेक्टिबल्स भी एक ऑप्शन है, लेकिन हाँ, इसके लिए स्पेशल नॉलेज और काफी रिसर्च जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ठीक है, सब समझ लिया, पर आखिर इन सब इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाया कैसे जाता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इसमें आप सिक्योरिटीज खुद खरीदते हैं और सारे फैसले भी आपके होते हैं। दूसरा रास्ता है मैनेज्ड पोर्टफोलियोज का। इसमें पैसा दूसरे लोगों के साथ एक फंड में डाला जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर सारे फैसले लेता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये टेबल मैनेज्ड पोर्टफोलियोज के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। म्यूचुअल फंड्स आम पब्लिक के लिए हैं। यहाँ 500 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है और इन पर रेगुलेशन काफी सख्त होता है। वहीं पीएमएस के लिए कम से कम 50 लाख और एआईएफ्स यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए 1 करोड़ की जरूरत होती है। ये हाई नेटवर्थ लोगों के लिए होते हैं, इसीलिए इन पर रेगुलेशन थोड़ा हल्का होता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर के लिए सही रास्ता कौन सा है? खुद रिसर्च करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना या फिर किसी प्रोफेशनल के जरिए मैनेज्ड पोर्टफोलियो में पैसा लगाना? ये एक अहम फैसला है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।